एम्प्टी नीडल से आप खुद को इंजेक्ट करके देखिए कितना पेन होता है। ये हो गया ना। संभाल रही अपने को भी, दूसरों को संभाल रही। एक और जहाँ लोग छोटी छोटी ख्वाहिशों को लेके हिम्मत हार जाते हैं, वहीं कुछ ऐसी शख्सियत भी समाज में है जो ना खुद लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है बल्कि लोगों को भी जीवन जीना सिखा रही है। जी हाँ, आज हम हैं ऐसी ही शख्सियत के साथ, रेखा नेगी जी के साथ। रेखा नेगी जी के शरीर में कुछ ऐसी दिक्कत है, आप सभी को, कई लोगों को कोई परेशानी होगी। डायबिटीज़ का एक ऐसा फेज़ आता है जब इंसुलिन हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है, तो उसे हमें इंजेक्शन या कैप्सूल के रूप में उसे अपने शरीर में इंजेक्ट करना होता है, लेना होता है। और आज ना वो सिर्फ खुद इससे लड़ रही हैं बल्कि उदय ग्रुप का उन्होंने ऐसा उदय किया है कि कई सारे बच्चों को, कई सारे लोगों को वो जिंदगियां दे रही है। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नलिनी जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उत्तराखंड की नौनी जो नाम से आप स्टार्टअप कर रहे हो, और वो प्लेटफॉर्म आज मुझे मिला है कि मैं इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक जागरूकता टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद जी। प्लीज़ बताइए इसके बारे में ना, क्या कुछ दिक्कत है, किस तरह की प्रॉब्लम है? डायबिटीज़ मेनली 3 टाइप की होती हैं। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बेसिकली छोटे बच्चों में या फिर एडोलेसेंट्स में ऐसा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ हम लोग बोलते हैं कि बड़े लोगों को है या फिर ओल्ड एज में आफ्टर 40s, बेसिकली आफ्टर 40s जो स्टार्ट होती है। और थर्ड जो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मोस्टली वेमेन में या फिर कुछ वेमेन्स में डेवलप हो जाती है और वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती है। बट हम जिस बारे में आज बात कर रहे हैं, जिस बारे में मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, वो है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। इस ऑटोइम्यून कंडीशन में क्या हुआ है कि हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है, उस इम्यूनिटी ने इंसुलिन बनाने वाली पैनक्रियाज से बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब उस डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर हम इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट नहीं करेंगे तो खाना खाने के बाद हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएगा। और इस वजह से ये एक ऐसी कंडीशन है, लोगों को नॉलेज नहीं होती है, मुझे भी नहीं थी जब मैं डायग्नोज हुई थी। और बहुत से मोस्ट ऑफ द 90% केसेस या फिर 9 ऐसे होते हैं कि ड्यूरिंग डायग्नोसिस वो जो भी बच्चा होगा या जो इंसान होगा टाइप 1 डायबिटीज़ का, मोस्टली डीके एक डेंजरस कंडीशन होती है, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, उसमें वो डायग्नोज होते हैं और उसके वजह से उनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। तो लकी होते हैं वो लोग जिनको डायग्नोसिस ईजिली हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अनअवेयरनेस की वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया कि ट्रीटमेंट ले पाने का या फिर उस चीज़ को लड़ सकने का। तो मैं इस मामले में खुद को एक बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि एटलीस्ट मुझे डायग्नोज फाइनली हुआ क्या प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से आज मैं सबको इस वजह से हेल्प करना चाहती हूँ कि उस फेज़ से कोई ना जाए। जो फेज़ एक डिफ़िकल्ट फेज़ इंसान की लाइफ में, उसके पेरेंट्स की लाइफ में या उसके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, वो सफ़र, एक अकेला इंसान सफ़र नहीं करता है। तो उनको मैं, हाँ बिल्कुल जी, तो उनको मैं सपोर्ट कर पाऊँ, उनको मैं अवेयर कर पाऊँ, उनको ही नहीं बल्कि जो सामान्य जनता है, कॉमन पीपल हैं, उनको भी इसके बारे में अवेयर कर पाऊँ कि आपको कब अलर्ट होने की ज़रूरत है। जी। क्या कुछ प्रोसेस होता है इसका? आपको इंसुलिन कैसे कैसे लेनी होती है, क्या कुछ करना होता है? दरअसल हमारी बॉडी में इंसुलिन की ज़रूरत सिर्फ खाने को लेके ही नहीं होती है कि जब हमें खाना खाना है तभी हमें इंसुलिन चाहिए। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा रेंज में बनी रहे, उसके लिए ग्लूकोज हमारी बॉडी, इंसुलिन हमारी बॉडी में 24/7 काम करता है। कैसे? जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम भी हमें इंसुलिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और जब हम नहीं खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, तब भी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में दोनों तरह के इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए हम 2 तरह के इंसुलिन को यूज़ करते हैं।
उन्हें कहते हैं बेसिल एंड बोलस। बोलस होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जब हम खाना खाएंगे, जब खाना खाएंगे तो उससे पहले अपने आप को इंजेक्शन देंगे इंसुलिन का। और बेसिल इज़ कि हम दिन में एक बार अपने आप को दे देंगे, वो 24/7 या फिर डिफरेंट टाइप के इंसुलिन हैं जो जिनकी वर्किंग थोड़ा ज़्यादा टाइम भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो 2 तरह के इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों को लेना होता है जी। हाँ, तो सुबह से शाम तक कितने इंजेक्शन, किस तरह से, मतलब क्या रूटीन क्या रहता है आपका? अब ये देखिए कि जैसे सुबह उठते ही मैं अपना जो बेसिल है, जो मेरे 24/7 काम करने वाला है, वो बेसिल इंसुलिन 1 टाइम मैं सबसे पहले उठ के लेती हूँ। और दूसरा इंसुलिन जैसे ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेकफास्ट से पहले ले लेना है, और उसके बाद लंच से पहले आपको लेना है, और डिनर से पहले लेना है। कितना लेना है वो आपके खाने के पोर्शन पर डिपेंड करता है, आप कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेने वाले हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इंसुलिन देते हैं। प्लस आपने रात को खाना खा लिया है, इंसुलिन आपने चेक कर लिया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अभी हम लोगों के इंसुलिन इज़ अ हार्मोन, तो हमारे शरीर में डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स काम करते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना होता है कि हम उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि रात को कुछ बॉडी में अगर डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कैसे ट्रिगर करते हैं, उनको बैलेंस करते हुए हम अपना इंसुलिन काउंट करते हैं। तो वो जो इंजेक्शन है उससे पहले शुगर लेवल भी चेक करते हैं? जी, हमें क्या करना होता है, खाना खाने से पहले सबसे पहले अपना शुगर लेवल चेक करते हैं। इन केस हमारा शुगर लेवल रेंज से बाहर है, रेंज इज 70 to 140 इज़ नॉर्मल रेंज, अगर उससे ऊपर हमारा रेंज है तो हम देखते हैं कि अगर मेरा शुगर लेवल 200 है तो इट मीन्स ये 60 ज़्यादा है, तो मुझे वो 60 को भी सही करना है, प्लस जो मैं खाना खाने वाली हूँ उसके लिए मुझे कितना इंसुलिन चाहिए, तो दोनों का इंसुलिन ऐड करके हम ले लेते हैं। अच्छा, और आप भी ट्रैवल में काफ़ी रहती हैं, चली जाती हैं, तो ट्रैवल के दौरान किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे में? जी बिल्कुल, एक जो स्पेसिफिक टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उनको आइडियली एक दिन में जो बताया जाता है कि वो 180 डिसीजंस लेते हैं, वेदर आई शुड ईट दिस और नॉट, हम मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाना है। क्योंकि अब आप देखिए कि कुछ भी चीज़ हम करते हैं, इवन आई एम लाइक अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो बोलने में भी एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी है ग्लूकोज, तो उसमें भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको कैसे हमें बैलेंस करना है वो बिल्कुल एक थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। और उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए एक ही सोल्यूशन होता है, मॉनिटरिंग। आपको अपना शुगर लेवल चेक करना है, स्टेटस देखना है कि क्या चल रहा है बॉडी का, ज़्यादा है तो इंसुलिन लेके करेक्ट कीजिए, कम है तो आपको कुछ खाने की ज़रूरत है, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेने की ज़रूरत है। और रही बात ट्रैवल की या फिर एडवेंचर की, अब ये तो है नहीं कि एक प्रॉब्लम की वजह से हम नॉर्मल लाइफ लीड करना बंद कर दें। प्रॉब्लम तो एक एस्पेक्ट है, बट आप अपने आप में भी तो एक इंसान हो, आपकी चॉइसेस हैं, आपकी प्रेफरेंसेस हैं। तो जैसे भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आपकी कुछ प्लान्ड एक्टिविटी है कि कल मुझे ये ट्रैवल करना है या कल मुझे ट्रैकिंग में जाना है, कुछ एक्टिविटी हमारी होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था 24/7 जो हमारा इंसुलिन काम कर रहा है 24 आवर्स वाला, तो उसको हम एक दिन पहले अपना एडजस्ट कर लेते हैं कि अगले दिन हमारा बॉडी का शुगर लेवल है वो उसके अकॉर्डिंग चले। जी, जब आप में ये डायग्नोस हुआ तो मतलब किस तरह का डर आपके दिल में उस समय आया? कैसे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं? डर तो डेफिनेटली देखिए, इंसान का जो भी आप आज की डेट में जो भी इंसान कर रहा है वो सिर्फ इस पेट के लिए कर रहा है, खाने के लिए कर रहा है। और डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर चीज़ को खाने से पहले सोचना है, जो मैं आपको बताया 180 डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो डिसीजंस यही हैं। आप जिस चीज़ के लिए जी रहे हो, कर रहे हो, उसके ही बारे में आपको इतना सोचना है, इतना डिसीजंस लेने हैं। तो सबसे पहले डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाइफ में चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, आपको एक एनकरेज करने वाले लोग आपके सराउंडिंग में चाहिए कि ठीक है ऐसा है, बट आपको इसके बदले में आपको एक डिसिप्लिन लाइफ भी मिल रही है। आप शायद से नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हेल्दी हो क्योंकि आप बहुत सी सोच समझ के अपना लाइफ को लीड कर रहे हो। तो डेफिनेटली डायग्नोसिस फेज तो बहुत ही डिफरेंट होता है हर पेरेंट के लिए, इवन एक हर इंसान के लिए, क्योंकि किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि ये इस एज में डायबिटीज़ आ सकती है। लाइक मुझे 25 एज मेरी उस टाइम पे थी, आज से 4 साल पहले। तो उस टाइम पे मुझे डायग्नोज हुआ था और वो डायग्नोसिस ईजी नहीं था। मेरी 6 मंथ्स की पूरी सफरिंग रही थी। मैंने
बहुत सारे डॉक्टर विजिट किए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने दवाइयाँ भी बहुत सारी खिलाई हैं, सब दवाइयाँ खाई हैं, बट एट लास्ट निकला डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। और डेफिनेटली थोड़ा सा देखिए ईजी नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे देखते हैं, आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आपकी कैसी वाइब्स हैं, आपका किस तरह का एक नेचर है। तो डेफिनेटली मैं समझती हूँ एक बड़े इंसान के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लाइफ में अगर मैंने 25 साल से पहले एक नॉर्मल लाइफ लीड करी है और अब बाकी की लाइफ मुझे दूसरे तरह से जीनी है, तो थोड़ा सा चैलेंजेस डेफिनेटली रहते हैं। पहले आप डॉक्टर से इंजेक्शन लेते थे, फिर आपने अपनी लाइफ को और इजी बनाया, खुद वो सारी प्रोसेस सीखी, खुद आप अपने इंजेक्ट करती हैं। तो कितना टाइम लगा इन सब में, और आज पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब मैं इंजेक्शन ले रही हूँ तो बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, दरअसल देखिए ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको खुद से ही करना पड़ेगा, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। इवन जिन बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ, हमारे जो टाइप 1 फाइटर्स हैं, चैम्पियंस हैं, उनको भी मैं खुद से अपने आप से सिखाती हूँ, खुद को उनके सामने इंजेक्ट करती हूँ, उनको प्रॉपर सिखाती हूँ आप भी ऐसे कीजिए। क्योंकि ये डिपेंडेंसी, ये एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है, बट आपकी किसी के भी ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। लाइक स्टार्टिंग में जब मुझे डायग्नोज हुआ था तो डॉक्टर ने इवन मुझे जस्ट पेरेंट को ये कहा था कि इसको अकेले कहीं मत भेजिएगा। बट ये चीज़ थोड़ा सा, हाँ डेफिनेटली वो फेस थोड़ा सा डिफरेंट था कि आपको शुगर लो हो सकती है, हाई हो सकती है, नोबडी नोज़ के स्टार्टिंग में आपका बॉडी कैसे किस चीज़ को लेकर रिएक्ट करेगी। डेफिनेटली ये चीज़ थी, बट मुझे टाइम के साथ ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मैं कहीं अकेले नहीं जा सकती हूँ या कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने खुद को वो चीज़ प्रूव की है, अपना डायबिटीज़ बहुत अच्छे से मैनेज किया है। तो मुझे टचवुड कभी भी कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इवन अकेले ही मैं जाती हूँ, अकेले ही पूरा ट्रैवल करना, कहीं भी हो, अदर सिटीज़ में हो, कैसे भी मोड के थ्रू ट्रैवल करना हो। तो एसएच मेरे पेरेंट भी मतलब फेथफुल, उनका भी पूरा फेथ है कि हाँ चिकन डू जाएगी तो कर लेगी, और कर लेती है। तो मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मेरे जो कम्युनिटी में छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट हैं, उनको भी मैं ऐसा थोड़ा सा करेज दे पाऊँ कि हाँ अगर मैं कर सकती हूँ तो आपका बच्चा भी कर सकता है। बट सिर्फ थोड़ा सा आपको उसे कमज़ोर नहीं समझना है, आपको उसे पहले सपोर्ट करना है, तभी उसके अंदर भी ऐसा थोड़ा आएगा कि हाँ जब मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा सपोर्ट, विश्वास कर सकते हैं, तो मैं भी डेफिनेटली और अच्छे से कर सकता हूँ। हाँ, और अब वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि बाहर होटल रेस्टोरेंट में भी उन्हें खाना होता है तो वही अपने आप को इंजेक्ट करके वहाँ उसके बाद खा लेती है ना। और उदय संस्था की, मतलब उदय ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ काम कर रहे हैं आप उसके तहत? जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपने बताया कि मैं बाहर रेस्टोरेंट में कहीं भी हो, पब्लिकली हो, इंजेक्ट करती हूँ। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में आप देखिए कि बहुत नया लाइफस्टाइल है, नई लाइफ है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, और स्टार्टिंग में आप सोचते हो कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा, बट यकीन मानिए लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप को जैसे सामने वाले को पोर्ट्रे करते हैं, लोग आपको वैसे ही समझते हैं। इनकेस मैं रोना धोना करके बोलूँ ऐसा हो गया है, ये है, वो है, तो आपको लोग वही करेंगे कि ये बीमार इंसान है, बेचारी करके कि आपके साथ ये हो गया। बट नहीं, आई सेड स्टार्टिंग, आई सेड आई एम अ फाइटर, आई एम डूइंग दिस वेल। और खुशी थी, मेरे रिपोर्ट्स भी, मेरे डॉक्टर्स भी बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एनकरेज किया कि आप अच्छा कर रही हो। स्टार्टिंग में मेरे डॉक्टर ने दरअसल मुझे कहा कि मैंने पूछा डॉक्टर आप बताइए कि इस चीज़ में मैं अकेली ऐसी इंसान तो नहीं हूँ जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, तो आप और लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्या है? डॉक्टर ने मुझे बताया कि यूजुअली इसकी कम्युनिटीज़ होती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। मेरे डॉक्टर, मेरे जो चेयरमैन सर थे, उनके मदर को भी ट्रीट करते थे। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपने जॉब क्यों छोड़ दी है? मैंने कहा सर मैं फ़िलहाल थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहती हूँ और लाइफ में थोड़ा सा अपना हेल्थ को लेके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए, फिर मैं अपना स्टार्ट देखती हूँ। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन NGO। तो उस टाइम पे तो जस्ट उन्होंने कह दिया था और मैंने इतना इस बात पे गौर नहीं किया। बट टाइम के साथ साथ जब मुझे खुद के पर्सनल चैलेंजेस थे, मैं खुद से भी जो स्टिग्मास होते हैं, लोग क्या कहेंगे, कैसे, और बाहर मैं जा रही हूँ और सिर्फ कि मुझे इंसुलिन लेना पड़ेगा, कैसे खाऊंगी, उस वजह से मैंने बहुत सारे सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद कर दिया था। बट जब मैंने अपने जैसे और लोगों से, अदर स्टेट के, डिफरेंट कंट्रीज़ से, उनसे कनेक्ट किया,
तो मैंने देखा कि नहीं, वो लोग अगर जितना ओपनली ये चीज़ कर रहे हैं तो वो उतना फ्री हैं। आप अगर अपने अंदर कुछ छुपा के चल रहे हो जिसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है और कोई और आपको हेल्प ही नहीं कर सकता है, तो आपको सबसे पहले अपने साथ रहना है। आपको देखना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। शुरुआत में अगर मैं घर से बाहर जाती थी तो मैं रेस्टोरेंट्स में यूजुअली वॉशरूम जाके इंजेक्ट करती थी, बट फिर मुझे समझ में आया कि ये मेरा लाइफस्टाइल है, ये मेरा लाइफ सेविंग ड्रग है। मैं इसको एक अनहाइजेनिक प्लेस में जाके क्यों इंजेक्ट कर रही हूँ? और बुराई क्या है अगर मैं पब्लिकली इंजेक्ट करती हूँ? पब्लिकली इंजेक्ट करने से सामने वाले को दिखेगा, पब्लिक को दिखेगा कि अगर ये कुछ कर रही है इट मीन समथिंग इज देयर। उनकी भी क्यूरोसिटी आती है। और पूछा है मुझे बहुत सारे लोगों ने, तो ये भी एक अवेयरनेस का मोड है। लोगों को पता चलता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मैं ओपनली पब्लिकली इंजेक्ट करती हूँ, ताकि लोगों को पता चले आज मैं हूँ, कल कोई और हो सकता है, किसी का बच्चा हो सकता है, और हो सकता है आप एक लाइक सेवियर उसके लिए हूँ। कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आया, आपको पता रहे कि यार बच्चे ने मेरे सामने इंसुलिन लिया था, थोड़े टाइम बाद इनकेस उसको कुछ अनयूजुअल बिहेवियर आपको लगता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप उदय ग्रुप के माध्यम से कैसे कैसे क्या क्या काम कर रही हैं, कितना जागरूक कर दिया आपने पेरेंट्स को? जी, उदय के माध्यम से आप देखिए, मुझे सबसे पहले बोलूँगी कि हमारा जो मिशन है वो अवेयरनेस है। इंसान को सबसे पहले अवेयरनेस नहीं होगी तो नो अमाउंट ऑफ मनी एंड नो अमाउंट ऑफ नॉलेज इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो सबसे पहले रहता है कि किसी भी कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्टेटस से आता हो, फैमिली से कहीं हो, तो वो सिचुएशन सबसे पहले पेरेंट के लिए और बच्चे के लिए कैसी, तो बच्चे का देखो फिजिकली और मेंटली इतना एक एग्जॉशन बॉडी में हो जाता है कि वो बेचारा कुछ भी समझने को, फिर ऊपर से इंजेक्शन का फेयर बच्चों में जो सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसको कैसे आप एक्सेप्ट करवाओगे कि बेटा आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेना है। इंजेक्शन से तो हम बच्चों को वैसे ही डराते हैं, आपको खाने से पहले इंजेक्शन लेना है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, हम बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, हर अच्छी चीज़ हो, स्वीट्स हो, केक हो, पेस्ट्रीज़ हो, कुछ भी हो, बच्चों को खाने के लिए देते हैं। और अब उस बच्चे को रेस्ट्रिक्ट करना है कि बच्चे आपको कैसे खाना है, आप बता के खाओगे या नहीं कुछ चीज़ें खाओगे, तो वो बच्चे को एक्सेप्ट करवाना, प्लस पेरेंट को। अब पेरेंट अपने हाथ से बच्चे को इंजेक्ट अगर करेंगे तो उनके मन में क्या चीज़ें हैं। कोई भी माँ बाप, वो यूजुअली कहते हैं ना कि डॉक्टर अपने फैमिली मेम्बर्स को यूजुअली नहीं ट्रीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्जरीज एंड दीज थिंग। तो आप सोचिए वो क्यों, वो भी एक इंसान है। यहाँ पर अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को इंजेक्ट कर रहा है तो वो बहुत डरते हैं कि हम कैसे अपने हाथ से ऐसा करेंगे। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको सबसे पहले पेरेंट को भी एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। तो एक्सेप्ट करवाने का मोड ये है, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ आप एक बार खुद को इंजेक्ट करके देखिए, लाइक एम्प्टी नीडल से आप खुद को इंजेक्ट करके देखिए कितना पेन होता है। और इंजेक्शन लेने का टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको पेन ना हो या कम पेन हो, या क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। नीडल चेंज करनी है, कितने टाइम बाद आपको नीडल चेंज करनी है। तो वहाँ पे पेरेंट थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, अगर मैंने खुद को इंजेक्ट किया है, मुझे दर्द नहीं हुआ है, तो शायद मेरे बच्चे को भी दर्द नहीं होगा। और एक टाइम के बाद बच्चे अगर 7-8 ईयर्स के हो जाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है उन बच्चों को खुद से इंजेक्ट करना सिखाया जाए। वैसे कितने बच्चों को आप ट्रेन कर चुके हैं? हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में जुलाई 2018 से मैंने ये स्टार्ट किया था एज अ व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप। जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे और भी ऐसे बच्चे हैं, और भी ऐसी फैमिलीज़ हैं, कुछ उनके साइड से मुझे सीखने को मिलेगा जो पहले से इस प्रॉब्लम के साथ में लाइफ लीड कर रहे हैं। तो मैंने लोगों को ऐड करना स्टार्ट किया और देखा कि कुछ लोग लाइक नहीं इतना अवेयरनेस है, कर तो रहे हैं बट कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक होता है कि आप सर्वाइव करना और एक होता है क्वालिटी लाइफ लीड करना। तो हमारा मोटिव कम्युनिटीज़ का जो बेसिकली एक रोल होता है वो होता है कि आप क्वालिटी लाइफ लीड करो, ना कि सर्वाइव करो। अब हम इतना एडवांसमेंट इतना हो गया है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कैसे करके हम एक नॉर्मल, आपने देखा हो कि मेरी शक्ल में या फिर मेरी एक्टिविटी से आप नहीं बोलोगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमने अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया है। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं हम लोग, नए अगर ग्लूकोमीटर हैं, सेंसर्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। हम इंसुलिन पंप मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट इंसुलिन पंप्स हैं जो बहुत इजी और फ्लेक्सिबल लाइफ आपको देते हैं। जी, तो स्टार्टिंग में जितने लोगों ने मुझे कुछ लोगों ने ऐड करते, बट
बेसिकली क्या हुआ है कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी थी जो डॉक्टर विजिट नहीं कर पाई, उसकी वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, लोगों ने बहुत सारे डिशेस बनाने स्टार्ट कर दी और डॉक्टर विजिट वो कर नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे लोग, हमने भी अपना काम स्टार्ट ऐसे किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू। तो डायग्नोसिस भी हमने ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा सा डायग्नोसिस में भी नंबर इंक्रीज़ हुए हैं और जो लोगों ने डॉक्टर विजिट नहीं किया तो किसी न किसी माध्यम से वो लोग हमें कांटेक्ट कर पाए। और मैं बात करूँ जुलाई की, अभी 6 महीने पहले की, तो हम लोगों की स्ट्रेंथ उस टाइम पे 80 थी। और आप देखिए जब से हॉस्पिटल्स खुले हैं, डॉक्टर्स की ओपीडीज खुली हैं, आज हमारी स्ट्रेंथ 150-160 अप्रॉक्स पहुंच चुकी है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं जी, उत्तराखंड में ये सिर्फ वो लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उत्तराखंड में सिर्फ 150 और 160 डायबिटिक टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो एक चैनल के माध्यम से हमारे पास आए हैं या फिर किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हैं। अगर हम सर्वे उठाएं, डेटा उठाएंगे सारे हॉस्पिटल्स का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का या कुछ ऐसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो उत्तराखंड में डेफिनेटली अप्रॉक्स 1500 में एक्सपेक्टेड हैं कि इतने टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोग हैं। तो हमारे स्पेसिफिकली मैं बात करूं उदय में, आज की डेट में हम लोग 2018 से अब तक हमारे पास 150-160 ऐसे बच्चे हैं। सलाम है आपके जज्बे को। और ये बात बहुत अच्छी है कि अगर हमें पता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो हम उसे एक्सेप्ट करें, अपना लाइफ स्टाइल बनाएं, ना कि वही दिनहीन बन के भी क्या ही मिलता है। चेहरे पे खुशी रहती है तो हर कोई साथ जुड़ता है। बाकी उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से आप और कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सही बात बोली है कि हम लोग प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को बैठ जाते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे पास हमेशा 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप वहीं पे क्विट कर लीजिए, मतलब रोते रहिए, या फिर आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। तो वो जो एक्सेप्टेंस वाला फेज़ होता है वो आपको लेके जाता है आपके एक्चुअल पोटेंशियल तक, कि आपका एक्चुअल कितना पोटेंशियल है। मैं अपने डायबिटीज़ अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, मैं अपने डायबिटीज़ को अच्छे से समझने लगी थी, बट मुझे क्या ऐसी परवाह थी कि मैंने छोटे बच्चों की परवाह करनी शुरू की, या मुझे ये लगा कि इन पेरेंट को अवेयर करना ज़रूरी है, समाज को अवेयर करना ज़रूरी है। वो मुझे मेरी पोटेंशियल तक लेके जाता है, मेरे पर्पस तक लेके जाता है कि अगर मुझे एक चांस मिला है, वो शायद 6 महीने, लोगों को 6 महीना नहीं, 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं मिल पाता है बहुत सारे लोगों को, और अगर मुझे 6 महीने का टाइम मिला है सर्वाइव और फिर देन डायग्नोसिस का, तो डेफिनेटली मेरा कुछ पर्पस अभी रहता है। तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसी लाइफ में हुई है ना, मेरी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है, मेरा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ आपको एक चांस देती है अपना पर्पस सॉल्व करने का। और उत्तराखंड के नौनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हर इंसान को, नॉट ओनली महिलाओं को, किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कोई इलनेस हो, तो आप सबसे पहले ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम आपके करेज से, आप एज अ पर्सन आपसे बड़ी नहीं है। आप ही सबसे पहले खुद को हेल्प कर सकते हैं, और थोड़ा सा इस चीज़ को आगे लेके चलिए कि सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, फिर देखिए मैं उस चीज़ को लेके क्या चेंजेस ला सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। जी धन्यवाद। क्या बात है। तो फिर आप लोग भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो कुछ है उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Hi, I am Arif. Today I will show you how to do sugar test. I opened my pouch and I have another pouch, and then I open it. Now we take out our glucometer. Now we'll put one strip and we prick our finger. Now shoo. $92. तो रेखा जी की मम्मी सीता नेगी जी हमारे साथ हैं। सीता जी,
जब आपकी बेटी को ये डायग्नोस हुआ, ये बीमारी, ये दिक्कत, तो वो कैसा पल था उस समय? कैसा लगा आपको एकदम से? बेटा उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोली, मतलब टेंशन होती थी। हमें माँ बाप हैं इसलिए पढ़ाया लिखाया, बहुत ही एक्टिव स्मार्ट थे ये ना, सबसे ज़्यादा मतलब बहनों में सबसे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा रात में नींद नहीं आती होती, पर अब हमें पूरा वो है कि ये दूसरे बच्चों की करी, तब हम संतोष है हमारे मन की, चलो सेवा करिए, सबकी सेवा करिए बच्चों की। इसी बात जब बहुत सारे फ़ोन आते हैं मेरे सामने ना, तो देखती हूँ सबको समझाना, ऐसे करना तैसे करना, हमें बहुत संतुष्टि होती है कि अपने आप संभाल रही, अपने आप हमें पता नहीं चलिए। उस टाइम में हुआ हमें दुख शुरू में, पर अब ये है कि संभाल रही अपने को भी, दूसरों को संभाल रही। अभी कहीं बाहर भेजने में आपको अभी तो डर नहीं लगता होगा ना नहीं, इतना? बिल्कुल अपने आप बस हम थोड़ा बोलते हैं, अपना सामान ले जाना, ऐसा करना तो अपने पास ऐसा रखना, लेकिन अपने आप मतलब ठीक है और विश्वास है कि करिए। तो इस तरह की बीमारी अगर होती है तो आप बाकी पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? हमें संदेश देंगे कि इसमें तो कोई घबराने की वो नहीं है कि ये तो कोई ऐसी बीमारी है नहीं, क्या करें आजकल हमारा खान पान ऐसे है, अब क्या करें ना, तो घबराने नहीं चाहिए इसमें। बस ये अपने आप को परहेज, अपना परहेज घबरानी चाहिए, अपनी दवाई वगैरह प्रॉपर लेते रहो तो ठीक है कि ऐसा कुछ नहीं। हमारे घर में तो ऐसा कुछ था भी नहीं, हम लोग तो नहीं है जिसको हुआ तो तब तो हम ज़्यादा हुआ ना, हम तो थे ही नहीं। हमारा भी नहीं है भगवान की कृपा से ना, थोड़ा बहुत बीमारी तो होती है, पर ये नहीं थी हमारे घर में किसी को। जिसको बेचारी हो गया तो क्या करें, वो यही है बेटा। बाकी हम देखते वो अगर किसी को हो गया तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ, अपना टाइम से दवाई लो, अपने खान पान में ध्यान रखो, बस यही है बस। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। धन्यवाद बेटा।